उसने कहा मैं आऊंगी, और तब मुझे लगा मेरी अब तक की तमाम जिंदगी उसकी हाँ का इंतजार ही तो थी। बहुत मान मनोवल के बाद उसने हाँ कहा था। बहुत अरसे से मैं आग्रह कर रहा था कि एक दिन समय निकालकर मेरे घर आओ। मैं उसे 4 साल से जानता था, लेकिन बात कभी जब तक की टेलीफोन वार्ता से आगे नहीं बढ़ सकी थी। टेक्स्ट मैसेज में अक्सर मैं कोमल एहसास बयां करता, लेकिन उसमें एक किस्म की पर्देदारी होती है। उसकी ओट में आप कुछ भी कह सकते हैं, किंतु मजाल है जो वही बात आप आमने सामने कहकर दिखाओ। कभी कभी रास्ते चलते उससे भेंट हो जाती तो पल दो पल की बात हो लेती। कहीं किसी जलसे में दिख जाती तो एक फौरी किस्म की दुआ सलाम। लेकिन ऐसा न होता कि कहीं घड़ी भर बैठकर उससे इत्मीनान से बातें हों और बीच में कोई आकर कंधा न झकझोरे। उससे कितनी तो बातें मुझे कहनी थी, और बातें चंद ही हों तब भी किसी टेलीग्राम की तरह तो नहीं कहा जा सकता। बातों को कहने के लिए एक हाशिया चाहिए, एक तन्हाई, एक वक्फा, एक कमरा, दुनिया की नज़र से घड़ी भर को ओझल हो जाने का कर्तव्य। इससे पहले एक बार वो मेरे घर आई थी। मैंने माँ से उसे मिलाया। आध घड़ी औपचारिक बातें होती रहीं, चाय पी गई। फिर मैंने कहा चलो तुम्हें अपना कमरा दिखलाता हूँ। उसे भीतर ले गया, अपनी किताबों की अलमारी दिखलाई, अपनी तस्वीरों का एल्बम। फिर कहा देखो ये दीवारें हैं, ये छत है, ये खिड़की। वो खिलखिला कर हंस पड़ी। तो क्या, ये तो सभी के घरों में होती हैं। मैं जवाब में मुस्कुरा भर दिया। मैं भला कैसे कहता कि इन दीवारों, इन खिड़कियों से पूछो इस कमरे में तुम्हारे होने का क्या मतलब है। ये इस कमरे से पूछो, यह एकांत से भरा रहता है, और मुझसे, मेरे और इसके एकांत में तुम्हारे होने से सुंदर बाधा कोई दूसरी नहीं हो सकती। उसने उस दिन सफेद लिबास पहना था। जब संध्या ढल गई तब कमरे की बत्तियां जलाई नहीं गईं। बीत रहे दिन में एक हल्की सी उजास बाकी थी। वह उसके लिबास का गहना बन गई, जैसे धानी रंगत वाली कुर्ती में एक सफेद मोती। उसने कहा अच्छा, बहुत देर हुई, अब चलती हूँ। मैंने कहा चलो तुम्हें सड़क तक छोड़ आऊं। हम दोनों कुछ देर चलते रहे। मैंने स्वयं से कहा वो अभी मेरे साथ है, वो यहाँ है, वो सांसें ले रही है, यह सच है। अगले मोड़ से उसे घर लौट जाना है। तुम्हें लौट आना है अपने कमरे पर, जो अब पहले से ज्यादा अकेला हो जाएगा। मैंने मुस्कुराकर उसे विदा कहा। इस शाम के लिए शुक्रिया। उसने एक मुस्कान के साथ हाथ हिलाया और लौट गई। मैं अपने कमरे पर चला आया। उस रात मैंने बहुत गजीन मन लेकर उसको मैसेज किया, आज तुम आई, कितना अच्छा लगा। अभी मैं ठीक वहीं बैठा हूँ जहाँ तुम थी। मैं तुम्हारी गैर मौजूदगी के साथ इस कमरे में रह रहा हूँ, और भीतर से सांकल लगी है। कल तक ये मेरा कमरा था, आज ये मुझे कितने संकोच से भरता है। यह सब कितना आश्चर्य जगाने वाला है। बदले में उसकी एक मुस्कुराहट लौट आई। उस दिन तो बीते कोई 6-7 महीने होने को आए कि अब जाकर उसे फिर हाँ कही थी। मेरे लिए यह किसी उत्सव से कम नहीं था। इसके अधिक सुंदर कल्पना मैं कोई और दूसरी नहीं कर सकता था कि वो एक बार फिर मेरे कमरे में होगी। शाम 4 बजे का समय तय हुआ था। मैं बाजार जाकर मिठाइयाँ, मठरियाँ, बिस्कुट ले आया। पूरा कमरा बुहार दिया, गुलदान ठीक कर दिए, कमरे में नई चादर बिछाई, तकिए के खोले बदले, किताबें करीने से सजा दी। फिर देर तलक अपने घर को निहारता रहा, मानो इसमें रत्ती, तोला, मासा की भी कमी बेसी रह गई तो गजब हो जाएगा, कुछ टूट जाएगा। एक अधूरापन फिर ताजिंदगी खटकेगा, उसे दुरुस्त नहीं किया जा सकेगा। 4 बजने में 15 मिनट की देरी थी कि अब मैं घर के भीतर नहीं रह सका। मुझे लगा मैं भीतर से भर गया हूँ। मैं दरवाजे पर जाकर खड़ा हो गया। 4 बजा, 4:10 हुआ, फिर 4:15, फिर 4:20। पता नहीं वो कहाँ रह गई। मैंने फ़ोन उठाकर उसे मैसेज किया, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। कोई जवाब नहीं आया। मेरा दिल बेचैन हो गया। अब मैं गली के मुहाने पर जा खड़ा हुआ, जैसे इतने भर से वो वहाँ चली आएगी। 4:45 बज गया, वो नहीं आई। सांझ ढलने लगी, रोशनी का जादू छीजने लगा। अगर उसने 15 मिनट और देरी की तो वह माया छिन्न भिन्न हो जाएगी, जिसके आलोक में उसे करीब से निहारने के लिए कितनी मन्नतें मैंने मांगी थीं, कितने दिन रास्ता देखा था। अब भी
देर नहीं हुई है, प्लीज अब भी चली आओ, मैंने मन ही मन कहा। 5 बजा, फिर 5:15। अब मैं मुख्य सड़क पर जा खड़ा हुआ। यह सड़क लखनऊ को आजमगढ़ से जोड़ती थी। इसी सड़क के एक दूसरे दूर छोर पर एक गली के भीतर उसका घर था। मैं जहाँ खड़ा था वहाँ एक दूसरा बाईपास रोड आकर मिलता था। ऑटो रिक्शा भी वहीं रुकते। यहाँ से मेरे घर तक पैदल जाना होता। उस शाम इसी चौरस्ते पर उसे छोड़ने आया था। 5:30 बजा। मेरा समूचा अस्तित्व सिमट कर एक ही इच्छा में आ सिमटा, बस आज की शाम तुम चले आओ। ये मेरे जीवन की अंतिम संध्या नहीं है, न तुम्हारे जीवन की, लेकिन सब कुछ इतना असंभव है कि वह एक बार होकर फिर दोबारा नहीं हो सकता। मैंने इस शाम से अपनी नियति को जोड़ लिया है। थोड़ी देर ही सही, चली आओ। अभी कहीं से चमत्कार की तरह दिखलाई दो और मुस्कुराकर मेरे साथ चल दो। पर वो नहीं आई। मेरा दिल डूबने लगा। बाईपास रोड की तरफ से एक ट्रक डंपर एक कंस्ट्रक्शन साइट पर आकर रुका। उसमें गिट्टी रेत लदी थी। उसका पल्ला खुला, रेत गिट्टी बिखर गई। मैं अपलक उस दृश्य को देखता रहा। मुझे लगा जैसे मैं खुद रेत का एक टीला बन गया था। वो नहीं आई थी। उसने इत्तला करना भी जरूरी नहीं समझा था कि मैं नहीं आऊंगी। उसने मैसेज का जवाब भी नहीं दिया। मैं लौटकर नहीं जाना चाहता था। मुझे उस गुलदान से शर्म आ रही थी जिसे मैंने करीने से सजाया था। मैं चाय की प्याली से आंख बचा लेना चाहता था। मैं अपने कमरे के दरवाजे पर घुटनों के बल गिरकर उसे माफी मांगना चाहता था और फूट फूट कर रोना चाहता था। मैंने उन सबसे एक खूबसूरत वादा किया था, लेकिन मैं वादा पूरा नहीं कर सका था। इस बात को फिर बहुत दिन बीते। एक दिन वह मुझे दिखलाई दी। मैंने अभिवादन किया। उसी ने आगे रहकर कहा, उस दिन तुम रास्ता देखते रहे होगे ना? मेरा भी बहुत मन था आने का, लेकिन दोपहर चढ़ते चढ़ते मुझे बुखार हो आया। दवाइयाँ लेकर सो रही। सोचा था 4 बजे तक जाग जाऊंगी, लेकिन नींद ही नहीं खुली। पूरी शाम सोती रही। रात 9 बजे आंख खुली तो तुम्हारा ख्याल आया। तुम्हारे मैसेजेस देखे, तुम्हारे संकोच के जवाब देते न बना। मैंने सोचा नहीं था तुम इतना इंतजार करोगे। खैर, चाय ही तो पीना था, फिर कभी पी लेंगे। मैं चुपचाप सुनता रहा। उसकी तमाम बातें अपनी जगह सही थीं, सिवाय इसके कि मैंने सोचा नहीं था कि तुम इतना इंतजार करोगे। मुझे लगा मेरा वजूद बहुत हल्का हो गया। तराजू के दूसरे पलड़े ने मुझे बेबहर कर दिया है। मैं बेतुका हो गया हूँ। चीज़ों के मायने नहीं रह गए। शिकायत करने का भी दिल नहीं कर रहा था। शिकायत करने का भी एक अधिकार होता है। जो यह तो कहता है कि मैंने सोचा नहीं था तुम रास्ता देखोगे, उसे भला कोई किस हक से रूठे। फिर कभी उससे वैसे मिलना न हुआ। वो अकेली शाम अकेली ही रही। जब वो पहली और आखिरी बार आई, उसका फिर कोई जोड़ न बना। वो एक याद भीतर धंसकर रह गई। और उसके बाद वो दूसरी शाम जो मेरे भीतर किसी मीनार के टूटकर जमींदोज होने का चित्र रचती थी, तेजी से धंसती हुई रेत और गिट्टियाँ। फिर बहुत सालों बाद उसे देखा, सच में नहीं, तस्वीर में। अब वो ब्याहता थी। तस्वीर में वह सुखी, संतुष्ट, निश्चिंत दिखाई देती थी। मैं जानता था कि उसने प्रेम के बिना विवाह किया है, लेकिन इससे बड़ा रंज मुझे यह था कि उसे उसका अभाव कभी खटका नहीं था। मैं तस्वीर में उसे देखता रहा। फिर उस आदमी को देखा जिसके साथ वह थी। उसके चेहरे को मैंने गौर से निहारा और खुद से पूछ बैठा, इतनी निष्ठा और इतनी प्रतीक्षा, इतने रंज और इतनी तमन्नाओं के बावजूद, जिसके साथ एक घड़ी चुपचाप रहने का अधिकार भी मैं हार कर भी हासिल नहीं कर सका था, उसके साथ पूरा जीवन बिताने की पात्रता इस अनजान आदमी ने भला किस हक से पाली थी। आज शाम ढल रही थी, सूरज ढल रहा था। पक्षियों का शोर बेशक सुनाई दे रहा था, लेकिन एक अजीब सा सुनापन मेरी जिंदगी में था। शायद अब उससे फिर कभी मुलाकात नहीं होती, और यही मेरी किस्मत थी।